और बच्चों क्या हालचाल। आज हम ले आए हैं हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का तीसरा वीडियो। और अगर आप याद करें तो हमने पिछले क्लास दो वीडियोस जो हमारी थी उनमें ये देखा था कि पहली बात तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते क्यों हैं, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो देखी वो देखी हमने सेंटर ऑफ मास। राइट, हमने ये देखा कि यार अगर पार्टिकल की बॉडी अगर लार्ज है तो हम ये कहाँ अज्यूम कर सकते हैं कि सारा फोर्स सारी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग सकता है। राइट, और हमने देखा कि वो होता है सेंटर ऑफ मास। और फिर हमने देखा कि रैंडम बॉडीज के लिए, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए, बिग शीट्स के लिए हमारी जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगी, वो हमने लास्ट दो वीडियोस में कवर किया है। आज हम उसी पे कंटिन्यूएशन करेंगे और आज के ओवरव्यू में हमारे पास है आपके लिए बेसिकली थोड़े से टॉपिक्स, और सारे जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियोरेटिकली और न्यूमेरिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में तो सीख लिया, अब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, ये चारों चीजें हम कैसे स्टडी करते हैं और हमारे क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं टू सॉल्व देम। राइट, तो हम आज इन चारों चीजों को सीखेंगे और इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे मूव होता है। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्यों समझनी है। ठीक है, जब आप कोई भी रिजिड बॉडी फेंकते हो ना, जैसे इसने इस बैट को स्विंग किया और ये बैट जो है ये उड़ता हुआ चला जा रहा है, तो बैट का मोशन जो है, बैट का मोशन जो है वो कुछ ऐसा है। राइट, ऐसा। ना बैट के मोशन की वजह से अगर आप बैट के पूरी बॉडी को देखोगे तो आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि ये बैट जो है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है या किस पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास पे नजर डालोगे तो सेंटर ऑफ मास अपनी ट्रैजेक्टरी को अभी भी फॉलो कर रहा है। अगर ये हिट करता बॉल को तो बॉल जो है वो एक पैराबोला में ट्रैवल करता, एक प्रोजेक्टाइल जैसे ट्रैवल करता, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी प्रोजेक्टाइल में ट्रैवल कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम इस एग्जाम्पल में फिर से आएंगे जब हम इस लेक्चर के वीडियो के एंड में पहुंचेंगे। तो एंड में पहुंच के हम फिर से देखेंगे कि भाई ये कैसे ट्रैवल कर रहा है और क्यों ये घूमता हुआ हमारी, जब बैट पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अभी भी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कंटिन्यू कर पा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम इसलिए मैंने दिखाया है कि जैसे हमने लास्ट टाइम पहले वीडियोस में भी किया है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर थियरी पढ़ते हैं और फिर उस एग्जांपल से, उस थियरी से उस एग्जांपल को इन दी एंड एक्सप्लेन करते हैं। इट टेल्स अस कि हमें जो हमने देखा है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलते हैं पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम देखते हैं तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। ये बोलता है भाई आपको पता था कि MVCM अगर निकालना है तो M1V1 M2V2 एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दो टोटल मास से तो आपको आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ इसका डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है कि आप कैसे इसको पता करते हो, तो हमारे पास ऑलरेडी इसका फॉर्मूला है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो वो होता है M1x1 प्लस M2x2 plus M3x3 and so on, right, divide by M1 plus M2 plus M3 and so on। अब बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dxcm by dt इज इक्वल टू, ये नीचे वाला टर्म तो पूरा कांस्टेंट है बच्चों मास का, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले में m1 कांस्टेंट है, dx1 by dt नहीं है क्योंकि ये चेंज हो रहा है x, ये m2 कांस्टेंट है, dx2 by dt चेंज हो रहा है, प्लस m3 कांस्टेंट है, dx3 by dt चेंज हो रहा है। राइट, तो ये चेंज होता जा रहा है अपॉन समेशन ऑफ m दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। अब इससे हमें ऑलरेडी क्या पता है, हमें पता है भाई ये जो टर्म होता है ये होता है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास। राइट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास m1 है, x1 मतलब v1, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी फास्ट चेंज हो रही है। सेकंड आ गया m2, राइट m2, और ये आ गया dx2 by dt v2 प्लस m3 v3 and so on, and you can take all those terms and divide by m1 plus m2 plus m3 dot dot dot। very important, these are in their vector forms, मतलब आपको डायरेक्शन के साथ में इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी जैसे आप डिस्प्लेसमेंट में लेते थे या पोजीशन में लेते थे।
राइट। सो ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें वेलोसिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है याद करने के लिए। अगर m1 x1 वाला फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे 5 kg का, राइट, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 10 kg का। ठीक है, 5 kg वाला ब्लॉक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है यहाँ पे, और 10 kg वाला जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इसका सवाल ये कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी वेलोसिटी जा रहा है। अब अगर आप नोटिस करो तो सेंटर ऑफ मास के लिए आपको इन दोनों की पोजीशन पता करने की कोई जरूरत नहीं, एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डायरेक्ट क्या है, इनकी वेलोसिटीज पता होनी चाहिए, इनके मास पता होने चाहिए। तो ये बोलता है कि भाई अगर आप यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो 5 इंटू ये जो वेलोसिटी है ये 5 आई कैप है। आई कैप क्यों है बच्चों, क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है, राइट साइड आई कैप होती है, राइट, और ये भी राइट साइड जा रहा है, ये भी आई कैप है, प्लस 10 इंटू 10 आई कैप डिवाइड बाय 15, राइट। तो ये हो गया 5 5 25 प्लस 10 10 30 डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया आपका 55 आई कैप डिवाइड बाय 15, 5 11 5 3 11 by 3 I cap is basically the velocity of the center of mass, right? तो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास को देखना चाहो तो कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा होगा। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने बोला कि इट इज नॉट अ रियल कंसेप्ट, एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास ढूंढना इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, बिकॉज वो जो है वो हमने अज्यूम किया है कि सारा मास जो है वो वहां पे कॉन्सेंट्रेट, अजम्पशन में किया जा सकता है, रियल में मास हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 11/3 मीटर पर सेकेंड आ गई है, तो ये हमारा अजम्पशन है कि भाई इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो 11/3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आई होप इसमें नहीं होगा, आपको ये समझ गया होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी को और थोड़ा डिटेल में करने के लिए इसको अगर हम चेंज कर देते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि ये 5 kg वाला ब्लॉक ये डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये 10 kg वाला ब्लॉक यहां जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो हमें पता करना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं बच्चों, ये जो है अभी हो जाएगा -5 आई कैप, और ये जो है ये हो जाएगा 10 आई कैप, राइट। अब हम इसको अगर निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाता है 5 इंटू -5 आई कैप प्लस 10 इंटू 10 आई कैप डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, राइट। यहाँ कितना आ गया -25 आई कैप, और ये आ गया 30, सॉरी लास्ट वाले में भी ये मिस्टेक कर दी है शायद, 100 आई कैप डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 15, राइट, 15 आ गया। अब 15 आ गया तो यहाँ पे मैंने लास्ट वाले मिस्टेक की, इसको सही कर लेना प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया 75 आई कैप डिवाइड बाय 15, 15 5 75, 5 आई कैप से द बॉडी इज मूविंग, नहीं द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, राइट। सेंटर ऑफ मास जो है वो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, आपकी जो वेलोसिटी है वो किसको फेवर कर रही है, फिर से हैवी मास को फेवर कर रही है कि भाई हैवी वाला राइट में जा रहा है, तो भले ही मेरी वेलोसिटी कम हो जाए लेकिन मेरा सेंटर ऑफ मास भी हैवी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ही जाएगा या उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इवन दो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर, तो ये आ गया हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और वो किस तरफ जा रही है, जहां पे हमारे पास में 10 kg का ऑब्जेक्ट है वहां पे हमारी सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रही है। ओके, नाउ सेंटर ऑफ मास का अंडरस्टैंडिंग आ गया, डायरेक्शन का अंडरस्टैंडिंग आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है उसके लिए सॉरी, उसको कवर कर लेना वापस से। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये सारे पार्टिकल आपको दिए हुए हैं और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपको निकालना है या कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो इसको बोर्ड पे ले चलते हैं, बोर्ड पे लेके इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले, लेकिन हमें सारी जो वेलोसिटीज हैं उनको वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल के कितना आएगा, तो वेलोसिटी, अच्छा इनको नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो नंबर कर लेंगे तो हमें पता रहेगा। इसको नाम दे देते हैं ए पार्टिकल, बी, सी, डी एंड ई। तो ए बी सी डी ई 5 पार्टिकल है, पांचों की वेलोसिटीज निकालनी है। ठीक है, पांचों की वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे हम, तो हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए निकालना है। ए इज 37 डिग्रीज 1.5 डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा 1.5 cos 37 इंटू माइनस आई कैप। अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नहीं आता है तो इसी में आपको वेक्टर्स के रेजोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा, उसे पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पे आके देखिए कि मैं कैसे रिजॉल्व कर रहा हूँ। और इसके साथ में आ जाएगा 1.5 sin 37 इंटू नेगेटिव जे कैप, राइट। cos 37 होता है 4/5, तो ये हो गया 4, 15 बजा 60, 6/5 cos 37। यार मैं बहुत आलसी, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। So 1.5 into 4 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 1.2 माइनस 1.2 आई कैप, माइनस ये आ गया 1.5 इंटू 3/5, सो 45, सो ये आ गया 0.9 जे कैप। ये आ गया पहले वाली की वेलोसिटी, राइट। सेकेंड वाली की वेलोसिटी तो बहुत सिंपल है, तो ऊपर जा रहा है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये हो गया आपका विदाउट रेजोल्यूशन 0.4 जे कैप, राइट। तो ये वेलोसिटीज आ गई आपको। बी सी के बाद में सी वेलोसिटी कितनी है, सी वाला जो है अब ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हो जाएगा 1.5 cos 37 माइनस आई कैप और प्लस 1.5 sin 37 प्लस जे कैप, और इसको सब्स्टिट्यूट करके आ जाता है 1.5 1.2 माइनस आई कैप प्लस 0.9 जे कैप। ठीक है, लास्ट ये वाला राइट साइड में जा रहा है बी डी, सेकेंड लास्ट सॉरी, तो ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से आई कैप डायरेक्शन में, और ई जो है वो हमारा लास्ट पार्टिकल है जो यहाँ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हो जाएगा 2 cos 37 प्लस आई कैप प्लस 2 sin 37 माइनस जे कैप। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो cos 37 फिर से 4/5, 8/5 आ जाएगा, 8/5 इज 1.30, so 1.6 आई कैप, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा sin 37, so 2 3 6/5, 1/6/5 जे कैप। सारी वेलोसिटीज आ गई। फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो सबका अच्छी बात है कि सब, इसका मास 1 kg है, इसका 1.2 है, इसका 1.5 है, इसका 0.5 है, इसका 1 है, तो आपको डायरेक्टली इसको ऐड नहीं करना है, मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालते हैं तो पहले ए वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भाई, करके कितना आ रहा है हमारे पास में माइनस 1.2 आई कैप माइनस 0.9 जे कैप। ठीक है, ये आ गया देखने का। ठीक है, तो हमें ये तो दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं तो नेक्स्ट चीज हमें आती है भाई मल्टीप्लाई करना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालेंगे तो 1 kg को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक आ जाएगा माइनस 1.2 आई कैप माइनस 0.9 जे कैप। अगला देखो 1.2 है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा प्लस 0.4 इंटू 1.2, तो 12 4 48, 0.48 आई कैप
अगला वाला क्या है, सी है, सी वाले का मास कितना दिया है 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम। कैलकुलेटर क्या बोलता है, कैलकुलेटर बोलता है कि भाई 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, सो 1.2 इंटू 1.5 कितना हो गया 1.8, तो ये आ गया आपको -1.8 आई कैप, और इधर आ रहा है कितना 0.9, तो 0.9 इंटू कितना है 1.5, ये आ गया 1.35 जे कैप, सो माइनस नहीं प्लस 1.35 जे कैप, ये आ गया आपका ये डी वाला 3 मीटर पर सेकेंड 0.5, 3 5 15, तो ये हो गया प्लस 1.5 आई कैप, और लास्ट वाला टर्म ये बच गया, इसको 1 kg से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.6 आई कैप माइनस 1.2 जे कैप, राइट। ये यहाँ नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे जे पे, तो ये 1.2 है, और ये आ जाएगा प्लस 48, 2 डेसिमल, तो 0.48 जे कैप। सारे वैल्यूज आ गई, आई वाली सारी वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हो और जे वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, राइट। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, -1.2 माइनस कितना है, -1.2, फिर कितना है -1.8, -1.8, फिर +1.5 प्लस 1.6, कितना आ गया हमको 0.1, तो ये आ गया सॉल्व करके 0.1 आई कैप। इस वाले को कर लेते हैं, इस वाले को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ रहा है -0.1, सॉरी 0.9, फिर आ रहा है +0.48, सो नेक्स्ट आएगा +0.48, फिर आ रहा है +1.35, फिर आ रहा है -1.2, तो आ गया हमको -0.27 जे कैप। ये हो गई आपके पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जैसे इतने पार्टिकल्स नहीं देंगे, वो देंगे जनरली 2 या 3 पार्टिकल्स ही, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि आपको रैंडम पार्टिकल्स आ जाए तो वेलोसिटीज निकाल के आपको वैल्यू कैसे निकालनी है ये आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या बता दे रहा है, ये आपको बता दे रहा है भाई वेलोसिटीज निकाल लो वेक्टर फॉर्म में, और फिर m1 v1 m2 v2 जो है वो वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर दो, तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप खुद से अटेम्प्ट करके फिर से ट्राई कीजिएगा, डाउट्स में अगर पूछना है तो पूछ लीजिएगा। आगे चलें, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो समझ गया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, राइट। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के बाद में अगला कंसेप्ट आता है कि भाई जो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। तो ये बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ओनली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड नेवर ऑन इंटरनल फोर्सेस। अभी ये हम प्रूव करेंगे, ये प्रूव करेंगे हम। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली दिख रहा है वेलोसिटी जैसे। क्यों ऐसा दिख रहा है, देखो हमें क्या आया, हमें आया कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट, है ना। इनको पूरे को फिर से डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, सो dvcom डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू m1 इंटू dv1 बाई dt। m1 क्यों अलग हो गया बच्चों, क्योंकि m1 कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। m2 कांस्टेंट हो गया, dv2 बाई dt हो गया, राइट। और ये ऐसे जा रहा है अपॉन हमारे पास में ये कितना आ जा रहा है m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब अगर आप इसको देखते हो तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। किसका एक्सेलरेशन है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है m1, dv1 कितना है, dv1 इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, ये कितना है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक है, राइट। एंड ऐसे जितने भी टर्म्स होंगे हम सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे करते
यहां तक आई होप आपको समझ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब कहानी ये है कि एक्सेलरेशन निकालना तो सिंपल हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकाल के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उससे कैलकुलेट। ठीक है, अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था उस पे चलते हैं। तो फॉर्मूला तो समझ गया कैसे आ गया, बेसिक डिफरेंशिएशन से। लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट लिखा ना, मैंने ये बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड नेवर ऑन इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो ये इंटरनल फोर्सेस, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दीज आर इंडिविजुअल, बट सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में इंटरनल फोर्सेस का कोई इंक्लूड नहीं है। कैसे नहीं है, देखो। हम्म, देखो, सो बेसिकली हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दोनों पे एक फोर्स F1 ऐसे लग रहा है, इस पे F2 ऐसे लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और दोनों एक दूसरे पे इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं A, इसको B। तो ये इंटरनल फोर्स लगा रहा है FAB ये डायरेक्शन में, राइट, और ये लगा रहा है F ये डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसका मास आप ले लो थोड़े टाइम के लिए m1, इसका मास ले लो m2। ठीक है, अब देखो, अगर मैं नेट फोर्स ऑन एम लिखता हूं तो नेट फोर्स कितना आ रहा है मेरे को, नेट फोर्स आ रहा है F1 वेक्टर प्लस F वेक्टर। इसका कितना आ रहा है, ये किस पे लिख रहे हैं हम, F नेट ऑन 1। ठीक है, F नेट ऑन 1 लिख रहे हैं, तो इतना आ रहा है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो न्यूटन लॉ क्या बोलता है, न्यूटन लॉ बोलता है भाई m1 a1 इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F वेक्टर। तो यहां से a1 आ जाता है आपको F1 बाय m1 वेक्टर प्लस F वेक्टर बाय m1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, पहले वाले का एक्सेलरेशन मिल गया। सेकेंड वाले का एक्सेलरेशन निकालना है, ये बोलता है F2 नेट निकालो। F2 नेट कितना है बच्चों, F2 वेक्टर प्लस F वेक्टर। आप बोल रहे हो कि सर साइन वाइन डायरेक्शन कुछ नहीं, भाई मैंने वेक्टर लिखा है ना, वेक्टर लिखा है मतलब अगर फाइनल आंसर मुझे डालना होगा तो मैं इसका वेक्टर फॉर्म डालूंगा, राइट। तो वेक्टर फॉर्म लास्ट में डालेंगे, अभी डालने की जरूरत हमें नहीं है, अभी हम वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो F2 वेक्टर और F नेट वेक्टर 1 का निकाल रहे हैं। अब फिर से ये हो जाएगा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, M2A2 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर प्लस F वेक्टर, है ना। अब अगर आप नोटिस करो, अच्छा ये जो F है ये इंटरनल है, ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये F1 F2 जो है ये एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और ये दोनों जो है ये इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस हमें पता चल गई है कौन सी है, तो इसको हम डाल देते हैं नाम कैपिटल I, ये हमारा कैपिटल E। तो E और I दोनों पता चल गए हैं, हमें बस ये प्रूव करना है कि भाई इंटरनल फोर्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से A2 कितना आ रहा है बच्चों, A2 वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है F2 वेक्टर प्लस F वेक्टर डिवाइड बाय M2, राइट। तो अगर M2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कितना आ जाता है, ये F2 वेक्टर बाय M2 प्लस F वेक्टर बाय M2 प्लस, है ना। A1 A2 मिल गया, सेंटर ऑफ मास का हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। चलो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू A1। तो m1 इंटू A1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F वेक्टर प्लस ये m1 A1। m2 A2 कितना है, m2 A2 इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा F2 वेक्टर प्लस F वेक्टर डिवाइड बाय, बचा क्या m2 और m1, तो डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नाउ m1 प्लस m2 जो आ रहा है उससे कहानी ये हो गई कि ये F वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो दीज आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट फोर्स ऑफ दिस विल बी 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्सेस पर ही। हमारा जो इंटरनल फोर्सेस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि जैसे जब दो ब्लॉक्स एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं तो उन दोनों के बीच में देयर इज अ रिएक्शन फोर्स, आपको उसको कंसिडर नहीं करना है जब आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्सेस ही हम यूज करेंगे व्हेन वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये तो एक चीज समझ गई हमें। सेकेंड चीज, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। समझो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है और ये 1 kg का है, और ये ब्लॉक जो है ये 10 kg का है और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये तो दिख रहा है कि वैल्यूज क्या है। अब अगर आप कैलकुलेट करते हो तो एक्सेलरेशन कितना आता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली 5 into 1, तो दैट इज 5, राइट डायरेक्शन में आई कैप है ये, प्लस 10 into 1 10, अगेन ये राइट डायरेक्शन में है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1 + 10 दैट इज 11, राइट। सो कितना आ गया 10 + 5 15 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे ये तो नहीं समझा कि एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, राइट, एक्सेलरेशन किसकी तरफ है ये नहीं समझा। अभी इसको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं कि अगर इसकी एक्सेलरेशन जो है वो हम रिवर्स कर देते हैं। अब तो डिसाइड कर सकते हैं ना, जो साइन आएगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कहां पे या किसको फेवर करता है, राइट। तो अगर आप एक्सेलरेशन देखते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है, सेंटर ऑफ मास, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों -5 अब लेफ्ट साइड है, और ये हो जाएगा +10 डिवाइड बाय 11। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ये इसके एक्सेलरेशन को फेवर करता है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरफ एक्सेलरेट होगा, हेवियर बॉडी की तरफ। जो सेंटर ऑफ मास है वो किसकी वेलोसिटी की तरफ जाएगा, हेवियर बॉडी की तरफ। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां होगा, हेवियर बॉडी की तरफ। सो इन द एंड द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज फेवर द हेवियर बॉडी, राइट। हेवियर बॉडी के पास में सेंटर ऑफ मास जाने की कोशिश करता है। आई होप आपको यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि ये कैसे है और ये फॉर्मूला कहां से आता है और इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फंडा क्लियर हो जाता है, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो ये कह रहा है कि भाई सारे पार्टिकल्स का आप एक्सेलरेशन निकालो और उसका सेंटर ऑफ मास निकालो, बट ऑल द फोर्सेस दैट यू चूज शुड बी एक्सटर्नल फोर्सेस, दे शुडंट बी इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, एक एग्जांपल और है विच कैन बी आस्क्ड वेरी इजीली। समझो ये हमारे पास में एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये मास m है, ये मास 2m है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये मास m 2m आर्टवुड पुली है, इसका मैंने एक्सेलरेशन निकालना आपको ऑलरेडी सिखा दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये दोनों टेंशन जो है वो ऊपर 2g है, ये 2g है अपवर्ड फोर्सेस, और नीचे कितना है 3m की। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 2t फोर्स लग रहा है, जो 2t फोर्स लग रहा है वो 3mg कैसे, 2mg + mg, इन दोनों से इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, कांट बी डिटरमाइंड। चलो 2 मिनट लो, सांस लो लंबी सी और सोचो कि क्या लगाना है। आंसर निकालने से ज्यादा मजा इस बात में आना चाहिए कि क्वेश्चन को करो। द प्रोसेस इज ऑलवेज एंटरटेनिंग, प्रोसेस पे ध्यान देना जरूरी है एज कंपेयर टू कि आंसर निकालो और अगले क्वेश्चन पे चलो। जब तक आप अपने आंसर्स की जगह अपने क्वेश्चन को नहीं एंजॉय करोगे, ये जो पूरे 2 साल की पढ़ाई है ये बहुत बोरिंग और बहुत टीडियस हो जाएगी। ठीक है,
गलत आ जाएगा आंसर, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा एग्जाम दे रहे हो? एग्जाम दोगे तब सही करने की कोशिश करना, अभी सही करने की कोशिश नहीं, क्वेश्चन को एंजॉय करने की कोशिश करो कि मैं सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे निकालूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, आराम से सॉल्व करके ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये जो अपवर्ड बेसिकली पूरे सिस्टम का अपवर्ड फोर्स और पूरे सिस्टम का डाउनवर्ड फोर्स, राइट, हमें ये पता करना है कि ये कौन सा वाला जो है वो ग्रेटर है। तो कैसे करेंगे, टेंशन निकाल के करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल के करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट किससे करेंगे? ठीक है, तो हमें यही चीज ध्यान देनी है कि जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। हो गया? नहीं हो गया है तो यू कैन पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स, 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, पॉज करके आराम से सॉल्व करो। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जाता है बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास जो है वो जाता है हेवियर ऑब्जेक्ट की तरफ, है ना? तो सेंटर ऑफ मास जो जा रहा है वो जा रहा है नीचे। अगर सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है तो फोर्स किस तरफ ज्यादा होगा? नीचे। तो आपका 3 mg जो है वो 2t से ज्यादा होगा। इतना सिंपल सवाल, सिंपल नहीं था, बता दिया इसलिए सिंपल। बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या बता रहा है? सेंटर ऑफ मास बता रहा है भाई पूरा सिस्टम कैसे भी मूव कर रहा हो, मेरा जो सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का वो नीचे जा रहा है। वो नीचे जा रहा है मतलब जो नीचे वाले फोर्सेस हैं दोज आर कंपैरेटिवली मोर एज कंपेयर्ड टू द टोटल अपवर्ड फोर्स। और बेसिक न्यूटन्स लॉ भी है ना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। तो डाउनवर्ड फोर्स जो हमारा 3 mg का है वो 2t से ज्यादा। ठीक है, अगर आप टी और mg के लिए पूछो, टी और mg, टी और 2mg के लिए तो आप नहीं बता सकते, बिकॉज अगर आप सिर्फ एक मास की बात करोगे तो मैं फिर सेंटर ऑफ मास को नहीं ले सकता। सेंटर ऑफ मास किसका है? पूरे सिस्टम का है। तो आप सेंटर ऑफ मास में पूरे सिस्टम का ही बता सकते हो कि पूरे सिस्टम का जो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है उसमें कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम। क्लियर? तो दिस वाज वन क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन अ वेरी सिंपल मैनर, बट है सिंपल लेकिन है ट्रिकी, राइट? तो रिमेंबर कि इसको सिर्फ ये पता करके कि सेंटर ऑफ मास हमेशा मूविंग बॉडी जो हैवी बॉडी उसकी तरफ जाता है तो आपको लगता है सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो आपका जो ऊपर का फोर्स है वो कंपैरेटिवली कम है। आई होप आपको समझ गया होगा। नहीं भी आया तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, अभी सेंटर ऑफ मास हम सीख रहे हैं, राइट? जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम और क्वेश्चंस करते जाएंगे। नाउ अभी मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, विच इज वन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स क्रेडल। ये बेस्ड है बेसिकली फिर से सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक प्रॉपर्टी बताता है कि भाई अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। अब ये सारी कहानी हम अपने इस वीडियो में नहीं लाएंगे, हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन्स पे, तब ये देखेंगे कि यार ये न्यूटन्स क्रेडल कैसे काम करता है। एक और एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, तो इसका और एग्जाम्पल है कि भाई इसने इसको हिट किया और ये रुक गया और ये मूव करने लग गया। ये तो आप बिलियर्ड्स या पूल टेबल पे हमेशा देखते हो, है ना? तो हम ये चीजें क्यों देख रहे हैं? हम ये चीजें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी डिस्प्लेस हो सकती है लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता। गई बत्ती ऊपर से? चलो देखते हैं कैसे। हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई हमारा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाना चाहिए, है ना? और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा तो इसका कहना है कि भाई तब तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जानी चाहिए। और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया है तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी जो आना चाहिए वो आना चाहिए सेंटर ऑफ मास का जीरो, राइट? तो पहली चीज हमें ये पता चलती है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है या बोल सकते हो
डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 एंड ये कितना होता है बच्चों, ये होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डॉट 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 डॉट। मतलब आपका हर पार्टिकल मूव कर सकता है, आपका हर पार्टिकल मूव कर सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, अभी हम ये कांस्टेंट, ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, इसको हम कोलिजन वाले पार्ट में देखेंगे, लेकिन अभी हमें देखना है कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं हो रहा है तो हर पार्टिकल डिस्प्लेस कैसे हो रहा है ना, सब कुछ मूव हो रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं मूव हो रहा, राइट। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको, या रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं, जो हमने न्यूटन रिएक्शन में भी देखा था कि अगर ये आदमी आगे चलने लगता है तो बोर्ड जो है वो अपने आप पीछे जाने लगती है, राइट। अब आप बोलोगे सर पैर से तो फोर्स लगा रहा है, अरे बेटा पैर से जो फोर्स लगा रहा है वो तो इंटरनल फोर्स है ना इसकी, ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, हमें एक्सटर्नल देखना है, एक्सटर्नल तो कोई फोर्स नहीं है, ये चल के जा रहा है, ये पीछे जा रहा है ना। अच्छा, फिर बोलोगे ग्रेविटी लग रही है, अरे सर ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है, वाई डायरेक्शन में है, ये तो मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे था वो अपनी जगह वहीं पे बना के रखेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति नहीं जली, बिल्कुल नहीं जली, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल देखो, ये कहता है कि भाई समझो मैं एक आइस स्लैब पे खड़ा हूं, ठीक है, आइस स्लैब की लेंथ जो है वो L है, ठीक है। जब मैं, और ये सरफेस स्मूथ है, नो फ्रिक्शन, ये बोलता है जब मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा तो मेरा आइस स्लैब जो है वो कितना डिस्प्लेस होगा। सेंटर ऑफ मास नहीं बोला, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे ये आगे चलते जाएगा आइस स्लैब धीरे 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 पीछे खसकता जाएगा दोनों के बीच के फोर्स की वजह से। बट क्योंकि हम दोनों को साथ में देख रहे हैं तो बीच वाला फोर्स क्या हो गया हमारे लिए, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स अगर नहीं देख रहे हैं तो, और कोई भी फोर्स ये डायरेक्शन में इसके पास नहीं है, तो अगर कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्प्लेसमेंट या बेसिकली जो चेंज इन सेंटर ऑफ मास है उसको जीरो कर सकते हैं। चलो, तो ये बोलता है ठीक है भाई, जब ये आगे जाएगा तो लेट्स अज्यूम दैट वो ये एंड पे यहां पहुंच गया, बट ये कितना पीछे आ गया, x। अब देखो इस आदमी को, अच्छा इसका मास नहीं दिया मैंने, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल, ठीक है। तो इस आदमी को देखो चलना L था, लेकिन क्योंकि ये पीछे आ रहा था तो x तो इसने खुद ही कवर कर दिया अपने लिए, तो आदमी को कितना चलना पड़ा, L माइनस एक्स। टोटल कितना होना चाहिए, L ही तो होना चाहिए। अगर ये x पीछे आ गया तो इसको कितना चलना पड़ा, L माइनस एक्स। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई डेल्टा x COM इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब ये बोलता है भाई सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं हुआ, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव हुआ है तो ये जीरो हो गया। क्यों नहीं मूव है, नो एक्सटर्नल, ठीक है। डेल्टा x1 मतलब ये आदमी कितना चला, m1 चला, ये स्मॉल m मास है, और ये चला L माइनस एक्स, प्लस ये स्लाइड कितना किया, कैपिटल M मास है, स्लाइड x किया, डिवाइड बाय m प्लस स्मॉल m, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा स्मॉल ml माइनस स्मॉल mx इज प्लस कैपिटल mx, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू जीरो, राइट। अगर आप उसको उधर ले जाते हो तो m टाइम्स l अपॉन m माइनस स्मॉल m इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या गलती की ये बताओ, ये आंसर गलत है, क्यों गलत है ये सोचो, 2 मिनट लगाओ, फॉर्मूला वॉर्मूला सब देख चुके हो, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं देख चुके हो, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इसमें कुछ तो मिस्टेक कर दिया। 2 मिनट ले लो, पॉज कर लो, गूगल सर्च नहीं करना यार, गूगल सर्च करोगे तो क्या मजा, दिमाग लगाओगे तब मजा है ना।
इतने सारे शो देखते हो, सब स्मार्ट लोगों को देखते हो, लेकिन बनना शर्लॉक है, लेकिन हेल्प गूगल के लिए नहीं है। शर्लॉक बनने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं पता चला? पता चल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता चला तो बहुत ध्यान से देखो भाई। ये वाला जो है ये पीछे डिस्प्लेस हुआ ना, तो ये जो x है ये माइनस एक्स होना चाहिए ना, क्योंकि हम डायरेक्शन के साथ में ये सारे जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, यहां से पीछे की तरफ x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस एम एक्स, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एम एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स, और ये आ जाएगा प्लस एम। तो हमारा x मतलब बेसिकली प्लैंक जो है वो कितना पीछे गया, ml अपॉन m प्लस m। क्लियर है? और ऐसा होगा ना, ऐसा बोट में भी होगा। जब बोट ये आगे चलना चालू करेगा तो बोट पानी में धीरे धीरे पीछे आने लगेगी। तो बोट जब पीछे आने लगेगी तो पीछे आने की वजह से हमें इतना डिस्प्लेसमेंट वहां भी मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप ये चीज आपको समझ रही होगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। और जो उनके पैर का फ्रिक्शन है जिसकी वजह से ये मोशन हो रहा है, वो दोनों को साथ में कंसिडर करने पे इंटरनल फोर्स है। ठीक है? अगर नहीं समझा तो एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो देख लो। ठीक है? ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ये यहां से यहां तक खसक के जाने वाला है, राइट। अगर ये यहां से यहां तक खसक जाएगा तो बड़ा ब्लॉक कितना पीछे है, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बिकॉज ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल इसको धक्का मारेगा पीछे, और ये धक्का मार के खुद नीचे आता जाएगा। तो हमें पता है कि भाई दोनों जो मोशन है वो होगा, ये पीछे जाएगा ये नीचे आएगा। बट हमें कैसे पता कि इस पे हम फिर से अपना एक्सटर्नल फोर्स वाला फंडा लगा सकते हैं? भाई इसमें ग्रेविटी भी लग रही है, नॉर्मल भी लग रही है, सारी कहानी है। तो सिंपल बात है ना, देखो ग्रेविटी की जो कहानी है वो तो वाई डायरेक्शन में है, ये वाला ब्लॉक जो है वो आगे पीछे मूव करने वाला है, तो वाई डायरेक्शन की वजह से और एक्स डायरेक्शन की वजह से ग्रेविटी तो इंटरफेरेंस नहीं करेगी। कौन इंटरफेरेंस कर सकता है? नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल जब आप लोगे तो जितना नॉर्मल ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। तो नॉर्मल क्या हो गया इस केस में, दोनों को साथ में लेते ही इंटरनल। अकेले अकेले देखोगे तो इस पे नॉर्मल लग रहा है, इस पे नॉर्मल लग रहा है, अकेले अकेले अपने पोजीशन को ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो पोजीशन चेंज हो रही है कि भाई अकेले अकेले तो मूव कर रहे हैं, लेकिन टोटल सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है। हमने हमेशा, अगर आप नोटिस करोगे तो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 को जीरो नहीं डाला है। हमें पता है कि ये भी मूव करेगा ये भी मूव करेगा, लेकिन हमने किसको मूव डाला है कि भाई सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास जहां पे था वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तभी वो पॉइंट मूव करेगा। कहां से आया? न्यूटन फर्स्ट लॉ से। न्यूटन ने क्या बोला, भाई अगर बॉडी रेस्ट पे है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगा तो वो रेस्ट पे रहेगी। तो भाई सेंटर ऑफ मास अभी रेस्ट पे है, तो बाद में भी रेस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है? तो ये चीज हमको पता है, हमको ये 10m और ये पता है। इसको ले चलते हैं हमारे बोर्ड पे, आप तब तक इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, देखिए अगर आंसर आ जाए। नहीं आएगा तो भी दिक्कत नहीं है यार, लेकिन कोशिश तो करो। कोशिश करोगे, कोशिश करोगे तभी आएगा, बिना कोशिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सब कुछ आए, बस जिगरा लेके लग जाओ, जिगरा लेके लग जाओगे तो आ ही जाएगा। ठीक है? तो जिगरा लेके लग जाओ तो आ ही जाएगा। ठीक है? चलो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस अब वेज पे रख दिया तो तुम डर जाओ तो लग बात है। भाई क्या होगा, ये जो है जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो ये यहां कहीं तक आएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये यहां तक आएगा, मतलब ब्लॉक जो है वो ऐसे यहां शिफ्ट हो गया है। तो ब्लॉक कितना शिफ्ट हो गया बच्चों? ब्लॉक शिफ्ट हो गया अपनी पोजीशन से x, नहीं दिख रहा? कितना शिफ्ट हो गया? x, राइट। तो ब्लॉक जो है वो अपनी पोजीशन से x शिफ्ट हो गया है, राइट। तो ये जो है ये x डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमें पता है कि जब ये यहां तक पहुंचेगा दूसरा वाला ब्लॉक, तो टोटल कितना होना चाहिए? 2.2। तो ब्लॉक कितना आएगा? देखो ब्लॉक यहां से बेसिकली इसको आना था यहां से यहां तक, लेकिन उसको आना पड़ेगा यहां से यहां तक, विच इज 2.2 माइनस एक्स। कम चलना पड़ा ना,
क्योंकि जैसे जैसे आता गया तो इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। अच्छा तुम बोलोगे सर ये डिस्टेंस क्यों नहीं लिया? अरे भाई तुम कौन से डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास लगा रहे हो? एक्स में ना, तो एक्स ही देखो, ये तो ना एक्स है ना वाई है ना, तो हम बोले एक्स का सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हो रहा है, उससे पता चल जाएगा कि ये कितना पीछे खसका। ठीक है, तो इसका एक्स साइड का डिस्प्लेसमेंट इतना है और इसका इतना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि भाई डेल्टा एक्स अगर सेंटर ऑफ मास का ले लोगे तो आपका पहले का मास जो कैपिटल एम है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है कितना, 2.2 माइनस एक्स। राइट, और ये कहाँ शिफ्ट हुआ है? अच्छा एक मिस्टेक फिर कर रहा हूँ, देखो ये तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड, तो इसको नेगेटिव लेना चाहिए मुझे, प्लस ये किधर शिफ्ट हुआ राइट साइड, तो ये होना चाहिए 10m टाइम्स x डिवाइड बाय टोटल मास कितना है बच्चों, 11m। सेंटर मास शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2.2 कैपिटल M प्लस कैपिटल M x प्लस 10m x द होल डिवाइड, नहीं तो 0 हो गया, तो इधर आ जा रहा है माइनस से प्लस 2.2 m डिवाइडेड बाय 10 11m इज इक्वल टू x। m कट गया, 11 जीरो जा 0.2 जा, x आ गया 0.2 मीटर। मतलब इसको सिर्फ 2 मीटर आगे नीचे आना पड़ेगा इधर से, और ये 0.2 मीटर्स अपने आप पीछे आ गए। तो ये कितना मूव किया, 0.2 मीटर्स मूव किया। ठीक है, आई होप आपको ये आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार जेई में पूछता है, मेंस में, नीट में तो बहुत ही बार पूछता है, लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आप ये समझो कि कौन कहाँ जा रहा है, उसकी वजह से कहाँ मोशन होगा। चेंज क्या नहीं होगा, बस सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अपना देखो, एक्स सीएम को 0 नहीं लिखा बच्चों, एक्स सीएम तो सेंटर ऑफ मास जो है वो बेसिकली अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बैलेंस करेगा, तो इसलिए बोलता है चेंज इन सेंटर ऑफ मास, डेल्टा एक्स जो है वो नहीं, वो 0 होगा, वो नहीं मूव करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो एक चैलेंजर सवाल दे देता हूं आपको, ले जाओ घर पे, सॉल्व करो, कॉपी करोगे तो दिक्कत में रहोगे। ये जो है, ठीक है, ये पूरी जो ट्रॉली है ये कैपिटल एम है, और ये जो पेंडुलम है ये स्मॉल एम है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सॉल्व तुमको करना है। फिर ये बोलता है कि ये स्ट्रिंग ब्रेक होता है, ब्रेक होके ये ऐसे टप्पा खाता है, जब ये टप्पा खाना चालू करता है तो कार्ड जो है वो पीछे जाने लगती है, ये टप्पा खाते 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 इस स्लॉट में गिर जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये एल दिया हुआ है। ये बोलता है ये टप्पा खा खा के जब तक यहाँ आएगा तब तक ये ट्रॉली जो है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट और द ट्रॉली इन द प्रोसेस। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि इसमें आप फोर्स पहले पहले डिस्कस करो कि यार फोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल है तो क्या मेथड लगाओगे, इंटरनल है तो क्या मेथड लगाओगे, और अगर ये टप्पा खा के इधर जा रहा है तो ट्रॉली किस तरफ जाएगी और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी। ये सारी चीजें आप सोच के इसको सॉल्व करेंगे, इसको यूट्यूब या इंटरनेट से नहीं चेक करेंगे, आप खुद से करेंगे, तब आपको समझेगा ये मेथड कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कीजिए, अगर इसमें क्वेश्चन आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। मैं फिर से बता रहा हूं, आंसर लाना आपका टारगेट यहाँ पे प्रैक्टिस करते समय नहीं है, आपका टारगेट है अपनी थियरी को क्लियर करना। ठीक है, आंसर लाने का टारगेट हमारे टेस्ट सीरीज में होगा, जब हम टेस्ट लेंगे आपसे तब हम देखेंगे कि आप कितने आंसर सही ला सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी फोकस क्या है, हमारी फाउंडेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना, तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, चाहिए तो मैं अगली, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर ऐड करूंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल मत कमेंट कीजिएगा, आंसर्स कमेंट कीजिएगा, और मैं आंसर देख के आपको बता दूंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको कोशिश कीजिए, और मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आपके साथ में, जहां पे हम फिर से देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में और कौन सी चीजें हम लगा सकते हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।